जय हिंद स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम लोगों की गवर्नमेंट बजट की क्लास नंबर 2 है। आज के सेशन में हम लोग ये पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश कर लेंगे। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में गवर्नमेंट बजट क्या होता है और उसके क्या क्लासिफिकेशंस होते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, इसके बारे में सीख लिया था। मैंने आपको सिखाया था कि गवर्नमेंट बजट एक स्टेटमेंट है एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स और एक्सपेंडिचर का ऑफ द गवर्नमेंट फॉर अ फाइनेंशियल ईयर। इसको दो तरह से बांटा जा सकता है, रेवेन्यू रिसीप्ट, कैपिटल रिसीप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अभी अभी आवाज आ रही होगी। ओके, आई वाज सेइंग कि क्लास नंबर 1 में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, रेवेन्यू रिसीप्ट, कैपिटल रिसीप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर उसके बाद हमने आपको इसके क्लासिफिकेशन सिखाए। आज की क्लास में आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि गवर्नमेंट बजट के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कितने टाइप्स के बजट होते हैं, सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट, बैलेंस बजट, और कितने टाइप्स के डेफिसिट होते हैं। तो काफी कुछ है डिस्कस करने को। तैयार हैं आप लोग? ओके, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट टाइप्स ऑफ बजट। टाइप्स ऑफ बजट, तीन प्रकार के बजट हम लोग बना सकते हैं। एक होता है आपका सरप्लस बजट। सरप्लस बजट क्या होता है? अगर गवर्नमेंट के एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स उसके एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर से ज्यादा हो, अगर गवर्नमेंट के एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स उसके एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर से ज्यादा हो, तो फिर हम उसे कहते हैं एक सरप्लस बजट। और अगर हम कहें कि उसके एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ज्यादा है एस्टिमेटेड रिसीप्ट से, तो उसे कहते हैं डेफिसिट बजट। और अगर दोनों ही एक बराबर है तो उसे बैलेंस्ड बजट कहा जाता है। वापस से, अगर हमारे गवर्नमेंट के एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स इज ग्रेटर देन क्या? एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। अगर हमारे एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर से ज्यादा है तो हम उसे कहते हैं सरप्लस बजट। अगर हमारे एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर is greater than estimated receipts, then it will be called as क्या? डेफिसिट बजट। और अगर हमारे एस्टिमेटेड रिसीप्ट और एक्सपेंडिचर एक बराबर है, अगर हमारा एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर और रिसीप्ट एक बराबर है तो उसे कहा जाता है बैलेंस्ड बजट। तो ये तीन प्रकार के बजट्स होते हैं, सरप्लस, डेफिसिट और बैलेंस। सरप्लस में क्या होता है? रिसीव्ड ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर। डेफिसिट में क्या होता है? एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन रिसीव्ड। और बैलेंस बजट में क्या होता है? एस्टिमेटेड रिसीव्ड इज इक्वल टू एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। बोलिए, क्या ये बात क्लियर है? एवरीबडी इन द चैट सेक्शन प्लीज कंफर्म, इज दिस क्लियर? What are the different types of deficit? देखिए, अगर आपका बजट का डेफिसिट है तो ये अलग अलग प्रकार का हो सकता है। सबसे पहला होता है इसमें रेवेन्यू डेफिसिट। नाउ व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट? जैसे ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था कि दो तरह के खर्चे होते हैं, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिर वैसे ही होता है रेवेन्यू रिसीप्ट और कैपिटल रिसीप्ट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या इंडिकेट करता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंडिकेट करता है कि आपका रिकरिंग खर्चा क्या है। क्या चीज इंडिकेट करता है? रिकरिंग खर्चा, यानी ये नॉर्मल खर्च है, जैसे हमारे डिपार्टमेंट को चलाने का खर्चा। गवर्नमेंट अगर सैलरी बांट रही है तो वो खर्च किस में आएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या आता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है बड़े खर्च, जैसे असेट खरीदने का खर्च,
जैसे लोन का रिपेमेंट, तो ये सारे बड़े बड़े खर्च इसके अंदर में आते हैं, ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि ये इनका टोटल बड़ा हो, लेकिन ये कि सिंगल जो अमाउंट होता है वो बड़ा होता है। तो ये होता है आपका कैपिटल खर्च। अब आप इस बात को समझना कि अगर रेवेन्यू रिसीप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम कंपेयर करें, किसको किसको, रेवेन्यू रिसीप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कंपेयर करें, तब अगर आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीप्ट से बड़ा है, इट विल बी कॉल्ड एज रेवेन्यू डेफिसिट। तो व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट? व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसीप्ट। एक बात हमेशा याद रखना, अगर डेफिसिट है तो एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, रिसीप्ट कम होगी। तो व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट? कई लोग उसको डिफाइन नहीं कर पाते, डिफाइन करना भी बड़ा आसान है। इट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीप्ट। बोलो क्या? इट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीप्ट। जितना ज्यादा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ओवर रेवेन्यू रिसीप्ट, दैट विल बी कॉल्ड एज रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, क्या है ये? इट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर क्या? रेवेन्यू रिसीप्ट। अगर आपको इसका फॉर्मूला लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे कि रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट। क्लियर है ये बात? दूसरा ये हो गया आपका रेवेन्यू डेफिसिट। फिर इसके बाद आता है आपका फिस्कल डेफिसिट। देखिए, फिस्कल डेफिसिट में क्या होता है, ये आपको बताता है कि अगर तुम बजट का डेफिसिट निकाल रहे हो तो बजट डेफिसिट कैसे निकालते हो? बजट डेफिसिट निकालने का तरीका होता है, टोटल डेफिसिट अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकालोगे? खर्चा ज्यादा होगा, रिसीप्ट कम होगी, तो जितना खर्च है टोटल माइनस जितनी रिसीप्ट है टोटल, जितना खर्च है माइनस जितनी रिसीप्ट है, यानी आप टोटल एक्सपेंडिचर लोगे। क्या लोगे? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस कर दोगे क्या? टोटल रिसीप्ट। लेकिन फिर इसमें कहा गया कि आप टोटल रिसीप्ट्स के अंदर, ध्यान से सुनना, आप टोटल रिसीप्ट्स के अंदर बोरोइंग्स मत लो। क्या मतलब? सर जी, बोरो करके तो सबके पास में पैसा बराबर हो जाएगा, लेकिन अगर तुम डेफिसिट निकाल रहे हो तो बोरोइंग थोड़ी ना उसके अंदर में जोड़ोगे। जैसे, एक सेकेंड, जैसे मान लो आपको एक कोई पर्टिकुलर गुड खरीदना है, आपको एक मोबाइल फोन खरीदना है और वो मोबाइल फोन है 30,000 रुपए का। आपने कहा कि सर मेरे को 10,000 रुपया कम पड़ रहा है। तो हम कहे अच्छा बाकी का 20 कहाँ से आ रहा है? अरे सर वो 5,000 मेरे पास थे और 15,000 हमको कहीं से उधार मिल रहा है। अरे तो ओवरऑल तो 25 कम पड़ रहा है, तुम्हारे पास अपना तो 5 ही था, तो 15 भी तो उधार का है, बाकी 10 भी कहीं ना कहीं उधार मांग के ही करोगे ना। यस और नो? तो अगर आप ऐसे कह रहे हो कि 10 कम पड़ रहा है, तो हमको सही सही नहीं समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में कितना पैसा कम पड़ रहा है, क्योंकि वो 15 भी जो तुमने उसमें जोड़ रखा है वो उधार का जोड़ रखा है। फिर से कह रहे, 30,000 का तुमको मोबाइल खरीदना था, तुमने कहा 10,000 कम पड़ रहा है, यानी 20,000 है मेरे पास। हमने पूछा कैसे? तुमने कहा 20,000 के अंदर में 5,000 मेरा अपना है, 15,000 उधार का है। अरे 15,000 हटा के बताओ, उधारी का पैसा हटा के बताओ कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, तो फिर उससे समझ में आएगा कि एक्चुअल डेफिसिट कितना है। एक्चुअल डेफिसिट आएगा तुम्हारा फिर 30 माइनस 5, 25,000, यानी तुमको कितना बोरो करना पड़ेगा इन टोटल? 25,000। तो समझो, what is this? This is total expenditure minus total receipt, but this total receipt does not include क्या? Borrowing. It excludes borrowings. This is your fiscal deficit. This is called as क्या? Fiscal deficit. Total expenditure minus total receipts excluding your borrowings.
यस, हाँ बिल्कुल, आते हैं उस पॉइंट पर भी। तो फिजिकल डेफिसिट इज टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। ये क्या करता है? इट इंडिकेट्स द बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स, इट इंडिकेट्स द बोरोइंग रिक्वायरमेंट। यानी हम कह सकते हैं कि एक तरह से यही हमारी टोटल बोरोइंग होगी। समझे कि नहीं समझे? इतना पैसा आपको टोटल कम पड़ रहा है, अब ये पैसा आप कहां से लेकर के आओगे? बोरोइंग्स करके लेकर के आओगे, तो इट इंडिकेट्स द टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। दिस विल बी कॉल्ड एज फिस्कल डेफिसिट। तो व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट? इट इज, अच्छा इसको डिफाइन करना होगा तो कैसे डिफाइन करेंगे? कौन ट्राई करेगा? कम ऑन, इसको डिफाइन करना होगा तो कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीप्ट एक्सक्लूडिंग, बस आसान है कि नहीं डिफाइन करना? It is the excess of total expenditure over total receipt excluding borrowings. It indicates the total borrowing requirements of the government. अच्छा, इसके implications क्या क्या होते हैं? मतलब अगर आपके देश में फिस्कल डेफिसिट है तो उसके क्या क्या प्रभाव होंगे, क्या क्या इफेक्ट्स होंगे? सबसे पहला इसका इफेक्ट होता है इन्फ्लेशन, महंगाई। क्यों इसकी वजह से महंगाई आती है? बताओ, फिस्कल डेफिसिट क्यों आया? एक्सेस खर्च की वजह से। एक्सेस खर्च करेंगे तो एक्सेस मनी सप्लाई होगा, यानी ज्यादा पैसा फ्लो करेगा इकोनॉमी में, ज्यादा डिमांड होगी इकोनॉमी में, और ज्यादा डिमांड होगी तो ऑब्वियसली फिर उससे प्राइस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जब ज्यादा खर्च है मतलब ज्यादा डिमांड है, और ज्यादा डिमांड है तो फिर ऑटोमेटिकली दाम क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो इसका सबसे पहला इफेक्ट और सबसे मेजर इफेक्ट क्या होता है? इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। दूसरा सबसे बड़ा इफेक्ट होता है, इट लीड्स टू अ सिचुएशन ऑफ डेब्ट ट्रैप, सिचुएशन ऑफ डेब्ट ट्रैप। देखो होगा क्या, जैसे मान लो आज पैसा कम पड़ा, तुमने बोरोइंग किया, उस बोरोइंग के कारण अब तुम इंटरेस्ट चुकाओगे। अब वो इंटरेस्ट ही चुकाते रह जाओगे तो फिर मेन जो पैसा, प्रिंसिपल पैसा है, वो कब चुकाओगे? अगर तुमने बहुत बड़ा अमाउंट का पैसा लिया है तो तुम इंटरेस्ट चुका रहे हो, और अगर इंटरेस्ट नहीं चुका पाए तो फिर और बोरो करोगे, उसकी ईएमआई चुकाने के लिए, उसका इंस्टॉलमेंट चुकाने के लिए और बोरोइंग करोगे। फिर वो बोरोइंग किया तो फिर से और ज्यादा लोन आ गया, फिर और इंटरेस्ट। इस तरीके से आप फंसते जाओगे उस लोन के अंदर में, से कहते हैं डेब्ट ट्रैप। क्या कहते हैं इसको? डेब्ट ट्रैप। तो इट लीड्स टू अ सिचुएशन ऑफ डेब्ट ट्रैप व्हेन अ कंट्री इज अनेबल टू रिपे इट्स डेब्ट, क्योंकि इट विल इंक्रीज द बोरोइंग, तो इट इंडिकेट्स या फिर इट माइट लीड टू अ सिचुएशन ऑफ डेब्ट ट्रैप। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा, इसके अलावा और हम छोटे छोटे ढेर सारे पॉइंट्स बना सकते हैं कि ये गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी को कम कर देता है, ये उसकी बोरोइंग्स को इंक्रीज कर देता है, मनी सप्लाई को बढ़ा देता है। लेकिन अगर मेजरली पूछा जाए तो यही दो इंप्लीकेशन है, इन्फ्लेशन एंड इट लीड्स टू अ सिचुएशन ऑफ डेब्ट ट्रैप। बाकी अगर मेरे को कहना हो तो हम कह सकते हैं इट रिड्यूसेस गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी, गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है, हमारा डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्रीज बढ़ जाएगा। यही कह रहे थे, डिपेंडेंस ऑन फॉरेन नेशंस, डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्रीज हम इंक्रीज कर देंगे। इज दिस क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? अच्छा, ये था फिस्कल डेफिसिट। अगला काइंड ऑफ डेफिसिट होता है प्राइमरी डेफिसिट। क्या होता है बताइए? प्राइमरी डेफिसिट। नाउ व्हाट इज प्राइमरी डेफिसिट? इसमें भी कहा गया, सुनो इसमें बड़ी अच्छी बात कही गई, कहा गया कि अगर तुम रिसीप्ट के अंदर बोरोइंग नहीं ले रहे हो, अगर तुम रिसीप्ट में बोरोइंग नहीं ले रहे हो तो उसका इंटरेस्ट कहां का? जब बोरोइंग नहीं है सर, फॉरेन इंटरफेरेंस विल आल्सो इंक्रीज। करेक्ट है बन्ना, ये भी एक पॉइंट है, इंक्रीज इन फॉरेन इंटरफेरेंस। इस प्रकार से और भी एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, हमने उनको इंक्लूड नहीं किया है, बट आप लोग उसको जरूर से रिकॉल कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम जिससे बोरो करेंगे तो हमारे मैटर्स में फिर इंटरफेयर करेगा। जैसे चाइना तरह तरह के मैटर्स में इंटरफेयर करता है छोटे देशों के साथ, ठीक है, हमारे साथ नहीं कर सकता।
ठीक है। प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या होता है? अगेन डेफिसिट है तो क्या होगा? एक्सपेंडिचर माइनस रिसीप्ट, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट। बस इन्होंने कहा कि अगर तुम रिसीप्ट के अंदर बोरोइंग नहीं ले रहे हो तो एक्सपेंडिचर में उसका इंटरेस्ट मत लो, अगर तुम रिसीप्ट में क्या नहीं ले रहे हो तो एक्सपेंडिचर में क्या मत लो। तो इसका फॉर्मूला बताइए क्या हो जाएगा? हाँ, प्राइमरी डेफिसिट इज बेसिकली टोटल एक्सपेंडिचर लेकिन नालायक, हाँ, इट इज क्या? टोटल एक्सपेंडिचर, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर में क्या ना ले? एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। माइनस टोटल रिसीप्ट, और टोटल रिसीप्ट में क्या ना ले? एक्सक्लूडिंग बोरो। तो प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल एक्सपेंडिचर एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड टोटल रिसीप्ट एक्सक्लूडिंग बोरो। अच्छा, ये तो हम लोग ले ही रहे थे पहले भी, बस पिछली बार एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। तो हम इसे फिस्कल डेफिसिट माइनस क्या लिख सकते हैं? इंटरेस्ट पेमेंट। इट इज फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। तो दो तरीके से इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, या तो इट इज टोटल एक्सपेंडिचर एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट माइनस टोटल रिसीप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, या तो फिर इसे और क्या कह सकते हैं? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इन सभी चीजों को एक बार रिवाइज और रिकैप करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर 400 है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 600 है, इंटरेस्ट पेमेंट अच्छा, इंटरेस्ट पेमेंट होगा तो ऊपर में जुड़ा होगा ना, किसमें जुड़ा होगा? इंटरेस्ट पेमेंट क्या है? कैपिटल खर्च है या फिर रेवेन्यू खर्च है? क्या है इंटरेस्ट पेमेंट? बोलो। रेवेन्यू है। हाँ, रेवेन्यू है। कैपिटल रिसीप्ट इज इक्वल टू 550 एंड रेवेन्यू रिसीप्ट इज इक्वल टू 400। बोरोइंग्स इंक्लूडेड अबव। बोरोइंग किसमें इंक्लूड होगा? कैपिटल रिसीप्ट में या रेवेन्यू रिसीप्ट में? हाँ, कैपिटल में। बोरोइंग करते हैं तो किसमें आता है? बोरोइंग किसमें आता है? कैपिटल। ठीक है, ओके। सो बजट डेफिसिट इज इक्वल टू कितना आपको फाइंड आउट करना है? रेवेन्यू डेफिसिट फाइंड आउट करना है। और क्या क्या सीखा है हम लोगों ने? फिस्कल डेफिसिट निकालिए। और क्या सीखा है बताओ? प्राइमरी डेफिसिट फाइंड आउट करिए।
चलो भाई नोट करो इस सवाल को और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। बजट डेफिसिट बताओ कैसे आता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल से। बजट डेफिसिट इज टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल। टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? रेवेन्यू और कैपिटल जोड़ दो, कितना है? 600 प्लस माइनस टोटल रिसिप्ट कितना? 550 प्लस 400 कितना हो जाएगा? 50। अच्छा रेवेन्यू डेफिसिट कैसे आता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस कितना हो जाएगा? 600 माइनस 400 प्लस 200 या माइनस 200? प्लस में ही लिखेंगे। हम क्या लिख रहे हैं? एक्सपेंडिचर माइनस रिसीप्ट। एक्सपेंडिचर बड़ा है, रिसीप्ट छोटा है, समझे? इसको माइनस में मत लिख देना, ये डेफिसिट है तो डेफिसिट प्लस में ही है। अच्छा फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट मतलब क्या ले लो? टोटल एक्सपेंडिचर ले। टोटल एक्सपेंडिचर मतलब कैपिटल प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीप्ट प्लस रेवेन्यू। लेकिन क्या नहीं लेंगे? माइनस बोरोइंग्स नहीं लेते। तो कितना है कैपिटल एक्सपेंडिचर? 600 प्लस 400 माइनस कैपिटल रिसीप्ट कितना है? 550 प्लस रेवेन्यू रिसीप्ट कितना है? 400 माइनस बोरोइंग्स कितने की? 20। कितना रुपए आ रहा है बताओ? 70। 70 आ रहा है क्या? अच्छा प्राइमरी डेफिसिट निकाल के बताओ। इस बार कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों लेंगे, लेकिन क्या नहीं लेंगे? अच्छा सिंपल फॉर्मूला लगाएं क्या? कौन सा? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, बस थोड़ी सर्दी है। अच्छा कल जैसे मेरे एक फ्रेंड का कॉल आया, कल या परसों मेरे एक फ्रेंड का कॉल आया था। तो हम लोग एक सेमिनार में थे, शायद आप ही के स्कूल में एक सेमिनार में थे। तो आई वॉज जस्ट ट्रैवलिंग, और ट्रैवल करके हम तुरंत उस सेमिनार के अंदर में गए थे, यानी स्टेशन से डायरेक्टली हम वहाँ पे चले गए थे। वो भी थोड़ा डिस्टेंस पे था, दूरी पे था, तो वहाँ पे हम डायरेक्टली गए थे फिर। तो शाम को एक फ्रेंड से बात हो रही थी कि सेड की वाह डेडिकेशन हो तो ऐसा होना चाहिए, काम करने का लगन ऐसा होना चाहिए। बट आफ्टर दी सेमिनार आई वेंट होम, आई टुक अ 2-3 आवर्स ब्रेक, फिर उसके बाद हम आए थे वापस से काम करने के लिए। ऑन दी अदर हैंड व्हेन आई सॉ माय फादर, तो हम जब तक में पहुंचे थे ही वॉज ऑलरेडी ऑफ टू वर्क, यानी ही केम अप टू होम, ही आई टुक अ 2 to 3 आवर्स ब्रेक, ही जस्ट टुक अ 1 hour ब्रेक। वो आए, फ्रेशन अप हुए, और फिर इमीडिएटली ही रश टू हिज शॉप। तो मतलब आई सेड कि शायद हम लोगों की जितनी डेडिकेशन है उससे भी ज्यादा कहीं आगे लोग हैं जो कि हम लोगों को मोटिवेट करने के लिए हैं। तो आपको अगर ऐसा कुछ लगे कि आप अच्छा कर रहे हो, तो आप हमेशा उन लोगों को देखो जो आपसे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, जो आपसे भी कहीं ज्यादा डेडिकेटेड है अपने काम के लिए। नहीं एक्चुअली अगर आप देखोगे तो पहले के लोग और भी ज्यादा, मतलब वो ब्रेक्स नहीं लेते थे, इतने ज्यादा जो छुट्टियां होती थी वो नहीं लेते थे। है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट इज प्राइमरी डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट कितना है? 70 माइनस इंटरेस्ट पेमेंट कितना है? हाँ 50।
तो हाउ मच इज प्राइमरी डेफिसिट? हो गया? बस इतना ही था? ओके, तो ये हो गए आपके टाइप्स ऑफ डेफिसिट। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एवरीबडी इन द चैट सेक्शन प्लीज कंफर्म इज दिस क्लियर और नॉट? किसी को कोई डाउट इसमें पूछना है? इसका छोटा छोटा न्यूमेरिकल आ जाता है, कर लोगे उसको? ओके, वेरी गुड। अच्छा, क्या आपको फिस्कल डेफिसिट के इंप्लीकेशन समझ में आए? क्या आपको फिस्कल डेफिसिट के इंप्लीकेशन समझ में आए? सेम टू सेम इंप्लीकेशंस किसके हो जाते हैं? प्राइमरी डेफिसिट के। ठीक है, अच्छा आप सुनना, आप क्या कर सकते हो इस फिस्कल डेफिसिट की सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए? तो हम लोग कह सकते हैं कि वन ऑफ द मेथड यूज्ड टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट इज कॉल्ड एज डेफिसिट फाइनेंसिंग। क्या? डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो जब आप फिस्कल डेफिसिट की सिचुएशन पे होते हो, आपके पास दो तरीके होते हैं उससे लड़ने के लिए। या तो आप बोरोइंग करो, या तो फिर आप नए नोट छापो। या तो पैसा उधार मांगो, या तो फिर नया नोट छापो। और अगर आप नए नोट छापते हैं तो उसे कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो व्हाट इज डेफिसिट फाइनेंसिंग? डेफिसिट फाइनेंसिंग रिफर्स टू प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी नोट्स। इट रिफर्स टू क्या? प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी नोट इन द सिचुएशन ऑफ डेफिसिट। अगर कभी आपकी बजटरी डेफिसिट हो और उससे लड़ने के लिए आप अगर नए करेंसी नोट्स को प्रिंट करते हैं, उस एक्टिविटी को डेफिसिट फाइनेंसिंग कहा जाता है। लेकिन नए नोट छापने से क्या होता है? हमारी इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? और मनी सप्लाई के बढ़ने से क्या होगा? इन्फ्लेशन आएगा। तो आइए लिखते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। इट रेफर्स टू प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी नोट्स to हम क्या कह सकते हैं इसको? ओवरकम द सिचुएशन ऑफ बजट डेफिसिट। ओवरकम द सिचुएशन ऑफ, वहां से ऑन होगा शायद, वहां से देखिए स्विच होगा, इसको ऑन करिएगा। तो एक बार स्विच को प्रेस करो ना, एक बार बाहर से किसी को बुला दीजिए, वो ऑन कर देंगे वापस। टू ओवरकम द सिचुएशन ऑफ बजट डेफिसिट। इज इट क्लियर? कोई डाउट यहां तक? ये देख लीजिए आप। यहां तक आ गया सबको? दिस इज डेफिसिट फाइनेंसिंग। अच्छा, इसका इम्प्लीकेशन भी लिखना है अपने को। डेफिनेशन लिख लिया ना, इसका इम्प्लीकेशन लिखिए। इट लीड्स टू इंक्रीज इन मनी सप्लाई। हाँ, नहीं, डेफिसिट फाइनेंसिंग, रेवेन्यू डेफिसिट का इम्प्लीकेशन। रेवेन्यू डेफिसिट का इम्प्लीकेशन एक ही होता है, दैट द गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू मीट इट्स एक्सपेंसेस, रिकरिंग एक्सपेंसेस। गवर्नमेंट अपने रिकरिंग एक्सपेंसेस को मीट आउट नहीं कर पा रही। ठीक है, तो वो होता है इम्प्लीकेशन रेवेन्यू। तो वो आपसे अलग से पूछता नहीं है, पूछता आपसे फिस्कल डेफिसिट ही है। ठीक है, लिखवाया गया, बट देयर इज अ चेंज इन पैटर्न ना। वो 4 क्लासेस वाला और ये 2 क्लासेस वाला कंटेंट जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग, इट रिफर्स टू प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी नोट्स टू ओवरकम द सिचुएशन ऑफ बजट डेफिसिट। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखिए,
इसका क्या इफेक्ट होगा? इट लीड्स टू इंक्रीज इन मनी सप्लाई, इट लीड्स टू इंक्रीज इन मनी सप्लाई। It leads to increase in money supply and thus inflation rises in the economy. इससे क्या आ जाता है इकोनॉमी के अंदर, बताइए? इन्फ्लेशन, महंगाई आ जाती है। बोलिए ठीक है क्या? अच्छा, अब तुम लोगों को एक मजेदार चीज बताते हैं, इसके बाद लास्ट में बस ऑब्जेक्टिव सिखाएंगे, फिर ही ओवर हो जाएगा। देखो होता क्या है, सुनना ध्यान से। अगर एक इकोनॉमी डिफ्लेशन में है, अगर एक इकोनॉमी डिफ्लेशन, डिफ्लेशन का मतलब मंदी, मंदी के दौर में वो डेफिसिट बजट बनाएगा, और अगर वो इन्फ्लेशन में है, महंगाई का दौर चल रहा है, तो वो सरप्लस बजट बनाएगा। मंदी के दौर में सरकार चाहेगी कि हम खर्चा करते हैं, अगर डिमांड नहीं है तो हम डिमांड करते हैं, और महंगाई में ऑलरेडी डिमांड बहुत ज्यादा है, तो सरकार कहती है हम खर्च कम करते हैं और टैक्सेस को बढ़ा देते हैं। बीपीएस, बेसिस पॉइंट, उसे बेसिस पॉइंट कहते हैं, ठीक है? जैसे 10 बेसिस पॉइंट, 100 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 1%, तो अगर 25 बेसिस पॉइंट बढ़ा, इसका मतलब 0.25%, ठीक है? तो बेसिस पॉइंट को कहते हैं, शॉर्ट में उसको फिर कहते हैं। किस पॉइंट पे हम थे? हाँ, हम आपको सिखा रहे थे कि अगर डिफ्लेशन है तो कैसा बजट बनाया जाएगा, कैसा बजट बनाया जाएगा? डेफिसिट बजट। डिफ्लेशन में कैसा बजट? इन्फ्लेशन में कैसा बजट? सरप्लस बजट। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं बजट बनाने के? सुन लो फटाफट। व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट? आखिरी टॉपिक, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं गवर्नमेंट बजट के? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव बताओ, री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। आपसे इसमें सवाल कैसे करके पूछा जाएगा? आपको कोई एक पर्टिकुलर पैरा दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताओ ये कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा किया जा रहा है। आपको कोई एक पर्टिकुलर पैरा देकर के पूछा जाएगा कि ये कौन सा ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का जो कि वो बजट बना करके पूरा कर रहा है। तो सबसे पहला कौन सा है बताइए? री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में क्या होता है? री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में क्या होता है कि वो ये देखेगा कि कहां पे किस रिसोर्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, कहां पे सब्सिडी देना है और कहां पे टैक्सेस लगाने हैं, कहां पे सब्सिडी देना है और कहां पे टैक्सेस लगाने हैं। दैट विल बी कॉल्ड एज रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, दैट हाउ द रिसोर्सेज आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इकोनॉमी। दूसरा एक ऑब्जेक्टिव होता है, हाँ, प्लान किया जाता है कि किस सेक्टर में या किस जगह पे क्या देना है, कहां पे टैक्सेस लगाने हैं, कहां पे स्कॉलरशिप देनी है, कहां पे सब्सिडी देनी है। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, कहां पे पैसे की रिक्वायरमेंट है, यानी कहां पे इन्वेस्ट किया जाए और कहां पे डी इन्वेस्ट कर दिया जाए, ठीक है, यानी प्राइवेटाइज कर दिया जाए। अच्छा, दूसरा होता है, दूसरा इसका सबसे जरूरी है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में क्या होता है कि आप, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक है, इसमें होता है कि हायर इनकम के ऊपर में हायर टैक्स लगाना और लोअर इनकम के ऊपर में लोअर टैक्स लगाना या उनको इवन कंसेशंस देना। इसे हम लोग कहते हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम या इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। तो ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करना, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करना, ये इनका एक अगला ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है? और ये इसका कीवर्ड क्या है, कहां से पहचानेंगे? हायर इनकम के ऊपर हायर टैक्स लगाना, लोअर इनकम के ऊपर लोअर टैक्स लगाना या उनको कंसेशन देना, सब्सिडी देना। तीसरा, फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी इसके अंदर में क्या करेंगे कि आप अलग अलग ऐसे प्लान स्कीम्स बनाएंगे जिसके थ्रू इकोनॉमी और ज्यादा तेजी से ग्रो कर पाए।
चौथा जो आपसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये भी पूछा गया है, और फिर इसके बाद ये आप जब केस स्टडीज को पढ़ेंगे तो आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा, स्टेबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। स्टेबलाइजेशन का मतलब जैसे मैंने अभी आपको सिखाया, अगर इकोनॉमी में डिफ्लेशन है तो कैसा बजट बनाया जाता है ताकि डिमांड बढ़ाई जा सके, और अगर इन्फ्लेशन है तो क्या बनाया जाता है ताकि डिमांड को कम किया जा सके। सरप्लस बजट बनाने से पैसा लेंगे ज्यादा टैक्सेस में तो तुम्हारे पास पैसा कम बचेगा, तो तुम डिमांड कम करोगे। तो इन्फ्लेशन में सरप्लस बजट, डिफ्लेशन में डेफिसिट बजट, ताकि इकोनॉमी को स्टेबलाइज किया जा सके। इज दिस क्लियर? तो ये चार मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ और भी दिए रहते हैं, जैसे जैसे कोई ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस, पब्लिक इंटरप्राइजेस को मैनेज करना, जैसे पीएसयूज वगैरह हो गए, उनको मैनेजमेंट करना, और हाँ जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये वो और दो चार प्रकार के दिए होंगे। बस बस इतना तो सब बकवास है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, रीएलोकेशन ऑफ सोर्सेस, ग्रोथ, स्टेबलाइजेशन, और हाँ मैनेजमेंट ऑफ पीएसयूज भी आप लिख सकते हैं, पीएसयूज का मैनेजमेंट करना। पीएसयू माने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। बस इसी के साथ हमारा गवर्नमेंट बजट का पूरा रिवीजन होता है समाप्त। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा ये चैप्टर। कोई डाउट, कोई परेशानी अगर हो तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर? एक बार पढ़ना, ठीक है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप भी साथ साथ में एक एफर्ट लेकर के जरूर से एक बार पढ़ लिया करो जितना मैंने आपको रिकॉल कराया, फिर उसके बाद क्वेश्चंस देखो। हमें लगता है कि मेरे पढ़ाए गए का सही जजमेंट तब होगा जब आप क्वेश्चंस को फेस करोगे, और जब आप क्वेश्चंस को फेस कर रहे हो, अगर आप उन क्वेश्चन से सही अंदाजा लगा पा रहे हो, तब जाकर के आप मानो कि नहीं ठीक है आपने सही कंटेंट पढ़ा है। और अगर आप उन क्वेश्चंस को सही तरीके से अंदाजा नहीं लगा पा रहे हो तो अभी आपको और पढ़ने की जरूरत है। इसका मतलब ये नहीं कि हमने खराब पढ़ा है, इसका मतलब ये कि तुमने अच्छे से नहीं पढ़ा। ठीक है, तो आप लोग एक बार जरूर से अच्छे से पढ़ लें और उसको रिवाइज एंड रिकैप कर लें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।